मैं एक बार और आपके साथ उपस्थित हूँ। आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो आंसर की है एनटीए नेट जून 2022 और दिसंबर 2021 का जो मर्ज एक सेशन हमारे साथ में हो रहा था, वो एग्जाम जिसमें हिंदी साहित्य या हिंदी से जुड़े हुए जो भी विषय जो भी लोग हमारे परीक्षार्थी थे, उन सभी के मन में आंसर की के लिए बहुत सारी जिज्ञासाएं जाग रही हैं। हम आपकी उन जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। आप ही लोगों के द्वारा हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजे गए हैं, जो भी जिसको दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चंस जो जिसको याद रहे वो हमें उसने भेजे हैं, और हम उनसे एक मर्ज एक सीरीज आंसर की हम उपलब्ध कराते हैं। आपको बहुत बेहतर लगेगा। इस सीरीज को देखने के बाद आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपने कितना पेपर में क्या आपने किया है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। हम इस सेशन में आपको 10 से 15 मिनट में आपको बहुत बेहतर क्वेश्चंस एनालाइज करके उपलब्ध कराएंगे। इससे आप ये भी देख सकते हैं, जो नए हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ये भी जान सकते हैं कि किस तरीके का एग्जाम आने वाला है। तो अभी ये लगभग 15 से 20 दिन में नया जो रिजल्ट है वो आ जाएगा और नया फॉर्म भी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो फटाफट आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको हम उपलब्ध कराते हैं क्वेश्चंस। देखिए, यहाँ पे एक ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें आर्य भाषा परिवार में पूछा गया था कि उनकी भाषा कौन सी नहीं है ना। तो ये आपको इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये आपको यहाँ से मिलेगा। इसमें अरबी जो भाषा है ये सामी परिवार की भाषा है ना, ना कि ये भारोपीय परिवार की है। ठीक है, ये आंसर आपके सामने ये दिया हुआ है। ये क्या है? अरबी भाषा है, सामी परिवार की भाषा। नेक्स्ट है हमारे पास में गुरु नानक देव से संबंधित है, उनके पुत्र हैं जिनका नाम है श्रीचंद, और उन्हीं के द्वारा एक उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया था। उनके दूसरे पुत्र का नाम था लक्ष्मी चंद, जो गुजरात जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। ये सारे हमने जो क्वेश्चंस आए हैं 90% हम अपनी लाइव क्लास में क्वेश्चंस ये आपके समक्ष डिस्कस करते रहे हैं। पात्रों से जो भी क्वेश्चन आए हम आपको उसके लिए एक स्पेशल वीडियोस भी प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम आपको उपलब्ध कराएंगे। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है, इसमें विशोबा खेचर गुरु जो है वो किससे संबंधित है। तो विशोबा विशोबा खेचर ये नामदेव से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारा पढ़ाया हुआ है। मैं इस एग्जाम को देख करके, पेपर को सेट को देख करके मुझे ये समझ में आ रहा था कि हमारे जो स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उन सभी को निश्चित ही फायदा हुआ होगा। ये भूतनिया नागिन किस आत्मकथा का अंश है? मैं 5वें नंबर प्रश्न पे पहुंच गया। चलिए इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 5वां प्रश्न है कि भूतनिया नागिन जो है वो किस आत्मकथा से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तुलसीराम की मुर्दहिया आत्मकथा जो है उसी से संबंधित है। हरिवंश राय जो की जो आत्मकथा है जिसको 4 भाग हैं, उसमें ये प्रश्न पिछले लगभग 3 सेशन से 3 बार एग्जाम हो चुका है। तीनों बार हरिवंश राय की आत्मकथा से प्रश्न आता रहा है। तो हमने बखूबी उसको एनालाइज किया था, आप सभी तक एक जानकारी पहुंचाई थी कि यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कई बार उनके भाग पूछ लिए गए कि कौन सा पहला था, कौन सा दूसरा था, है ना। आज इस बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के किस खंड में पूर्वजों का वर्णन किया गया। ठीक है, तो पहला खंड जो था उनका, ये क्या भूलूं क्या याद करूं, ये एक जो भाग है पहला उनकी आत्मकथा का, उसमें उनके पूर्वजों का वर्णन किया गया। अगला हम देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न हमारे साथ में है, द्वैताद्वैतवाद वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। प्रवर्तन में 4 मतों की या 4 संप्रदायों की बात करते हैं। उन चारों में हमने आपको बताया था कि द्वैताद्वैतवाद जो वैष्णव संप्रदाय है उसके प्रवर्तक का नाम क्या था। तो इसमें मध्वाचार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपको ये ध्यान रखना है, मध्वाचार्य हो जाएगा। ठीक है, द्वैताद्वैतवाद में मध्वाचार्य। ठीक है, अगला हम देखते हैं, वंशीधर किस कहानी का पात्र है। बहुत बार आपने 1907 ये दुलाई वाली कहानी, जिसको हिंदी की पहली कहानी भी कहा जाता है, ये मंग महिला की कहानी है। ये पात्र जो है आपको इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है कि जैसा प्रश्न जैसा जैसा आया था ठीक वैसा प्रश्न हम यहाँ पे न पुट कर पाए, लेकिन आपको इस प्रश्न को पढ़ करके अपने परीक्षा में दिए हुए प्रश्न के बारे में जानकारी अवश्य हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये धुलाई वाली होगा, बिल्कुल ठीक उत्तर इसका जो हो जाएगा वो धुलाई वाली हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, इसमें 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि झूठा सच उपन्यास की पृष्ठभूमि क्या है। ये इंपॉर्टेंट है। ये 58 और 60 2 भागों में ये बांटा गया था, और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? इसकी जो पृष्ठभूमि है उसमें ये विभाजन पे आधारित है। अगर कोई विकल्प आपका इससे जुड़ा हुआ हो जिसमें विभाजन के बारे में बात की गई है, तो आप वहां पे
इसको आपने विकल्प का चयन किया होगा। एक प्रश्न जो आवारा मसीहा से निरंतर आ रहा था, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विसेज बोर्ड में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, वहां से भी क्वेश्चन आया था। तो आवारा मसीहा जो है, ये 14 वर्षों का समय लेकर के लिखी गई एक जीवनी है। ये जीवनी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जीवनी जो है, ये प्रश्न इस तरीके का एक और आया था, जिसमें भी एक तरीके का विकल्प चयन करना था। मित्रों, ये शरद चंद्र की जीवनी है और इसको लिखने वाले विष्णु प्रभाकर है। तो प्रश्न आया था कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो जीवनी शरद चंद्र की है, इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, इनमें कई सारे उपन्यासों को मिला करके पात्रों को मिलान करने को आया था। तो हम एक देख लेते हैं, शेखर, सरस्वती, बाणभट्ट भट्ट, जो बाणभट्ट की आत्मकथा है उससे लिया गया है। ये निपुणिका है, सालमा माता दीन और जमदेव तारा। ठीक है। तो ये 10वां प्रश्न आपके समक्ष हमने उपलब्ध कराया। तो 11वें प्रश्न की बात करते हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न, ऐसी परीक्षा ही नहीं जा रही जहां से ये प्रश्न न पूछा जा रहा हो। इस प्रश्न का मतलब ये जो हमारा उसने कहा था वो, तो प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका पर आधारित है। एक बार नहीं, हजारों बार मैंने आपको भी ये प्रश्न परीक्षाओं में, ये जो टेस्ट सीरीज थी उसमें उपलब्ध कराया। और ये जब से पेपर हो रहा है तब से लगभग 70% जो सेशन है उनमें ये प्रश्न आता है किसी न किसी रूप से। तो ये पृष्ठभूमि जो है वो प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका की पृष्ठभूमि पर आधारित है, और ये गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी पे आधारित है। ठीक है। आगे देखेंगे, भोलाराम का जीव में किन सरकारी व्यवस्थाओं पे व्यंग्य किया गया है? तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया था। अगला देखते हैं, परिंदे कहानी के पात्र। तो इसमें डॉक्टर मुखर्जी हैं, श्याम, ठीक है, लतिका है और हाब है। ठीक है। तो ये इसमें एक तो परिंदे कहानी में लतिका है और डॉक्टर मुखर्जी हैं। ठीक है। ये दो पात्रों का नाम इसमें आ जाएगा। ठीक है। ये जो श्यामनाथ है, ये तो एक और कहानी है, उसमें इस पात्र का नाम आता है। अगला हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना था कि कबीरा खड़ा बाजार में, मादा कैक्टस, कोणार्क और माधवी। तो निश्चित है आपने ये प्रश्न कर लिया होगा। अगला हम देखते हैं इसमें कि कौन सी रचना अमृतलाल नागर की नहीं है। तो ये जो रचना जो दी हुई है, ये अमृतलाल नागर की नहीं है। अर्धनारीश्वर एक रचना, ये जो है ये दिनकर की है और दूसरी विष्णु प्रभाकर की है। दोनों अलग अलग विधाओं में है। तो हम बस इतना ही जान लें कि अर्धनारीश्वर अगर आपने चयन किया है तो आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक रहा होगा। आगे देखते हैं हम, लहसनवा और पाटनवा किस कहानी के पात्र हैं? भारत मित्र चुनार किसकी पत्रिका है? बालमुकुंद गुप्त। अब देखिए, ये यहाँ पे प्रश्न हम 17वें भी एक छोटी सी बातचीत कर लेते हैं। भारत मित्र जो है और चुनार, ये दोनों ही पत्रिकाएं हैं। ठीक है। विकल्प आपको ये तो बहुत आसानी से मिल जाता, लेकिन चुनार जो उनके शिवशंभू के चिट्ठे जो प्रकाशित हुए थे, इन दोनों ही पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। तो ये अगर विकल्प आपने चयन किया, क्योंकि दो दो विकल्पों के जो ऑप्शन थे वो दिए हुए थे दो दो पत्रिकाओं के, तो बिल्कुल ठीक, इसमें अगर आपने ये चुनाव किया है तो आपका प्रश्न निश्चित ही सही हुआ होगा। एक प्रश्न आया था कि मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए थे मेरे पास दो उपलब्ध हैं, केशव की कथा और राष्ट्र भारती। ठीक है। ये राष्ट्र भारती को हमने हाईलाइट किया है, ये उनकी जो रचना है वो नहीं है। ठीक है। लेकिन ये वाली केशव की कथा थी, तो आपको सही विकल्प के रूप में राष्ट्र भारती का चुनाव करना था। ठीक है। उनकी रचना का नाम भारत भारती था। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरीके से आपको प्रश्न में भ्रमित करने का प्रयास अवश्य किया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। 19 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। 19 में है क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन। ठीक है। ये मित्रों रचना जो है ये सार्त्र की है। इसकी है, ये सार्त्र की रचना है, इसलिए आपको विकल्प जो चुनाव करना था वो आपको ये चुनाव करना था। अगला हम देखते हैं, ये बहुत बार हमने शुक्ल जी की पुस्तक से ये प्रश्न आपको बताया। शुक्ल जी की पुस्तक में ये सीधे सीधे कथन दिया हुआ है, और हमने जब आदिकाल के कथन पढ़ाए तो आपको ये पढ़ाया कि भल्ला हुआ जो मारिया बहिड़ महारा कंतु, लज्जे जंतु वहन सिंह हऊ जय भगाधर इंतु। मतलब इसमें क्या हुआ कि हे बहन, भला हुआ मेरा कंत यानी पति मारा गया, भागा हुआ घर आता तो मैं सखियों में लजाती। तो इसका अगर आपने ये विकल्प चयन किया है जिसमें अर्थ दिया हुआ था, अगर ये आपने चयन किया है, आपका बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि।
बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है। काव्यशास्त्र की ऐसी उक्तियों को हमने आपको कंठस्थ कराने का पूरा प्रयास किया और निश्चित आप सफल हुए होंगे उसमें, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपको इसमें विकल्प जो चुनाव करना था, ये आचार्य मम्मट चुनाव करना था। कौन सा विकल्प आपको चुनाव करना था? जी हाँ, ये आचार्य मम्मट आपको विकल्प चुनाव करना। अगला हम देख लेते हैं। इसमें अगला दिया हुआ है, द्विवेदी युग का निबंधकार नहीं है। तो मित्रों, पूर्ण सिंह होगा, माधव प्रसाद मिश्र होगा, गोविंद नारायण मिश्र होगा, लेकिन ये कुबेरनाथ राय जो हैं, ये द्विवेदी युग के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, ये प्रेमचंदोत्तर युग में आएंगे। इनका 1968 से पहला निबंध लेखन प्रिया नीलकंठी के नाम से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एक उक्तियां हैं जो कथन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। तो ये, गोरी सुंदर पातली के हर काले रंग, 11 देवर छोड़कर चली जेह के संग। ये मित्रों जो इसमें पहेली है, ये पहेली इसमें आपको बताना था अरहर की दाल। ठीक है, और ये खुसरो की पहेली है। ये आपको एक विकल्प का चुनाव करना चाहिए था। तो प्रश्न का जो स्तर था वो बहुत अच्छा भी है, लेकिन ऐसा स्तर आया था कि अगर आपने सारे पाठ्यक्रम को भली प्रकार 1 से 2 बार 3 बार और परीक्षा के समय रिवीजन किया है, तो निश्चित ही आप इस परीक्षा में सफल होंगे। तो जो लोग इस परीक्षा को सीरियस नहीं ले रहे थे, जिन्हें आगे तैयारी करनी है या फिर कुछ बैचेस ज्वाइन करने हैं, या जिनको लग रहा है कि नेट हो जाएगा, जेआरएफ नहीं हो रहा है, कुछ नंबर रह जा रहे हैं, तो आप फिर से एक बार तैयारी में लग जाइए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बेहतर से बेहतर ज्ञान उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, जो भी हमसे बन पड़ेगा। अगला है, कौन सा तत्सम शब्द है? एक प्रश्न तो ये बिल्कुल एकदम फ्री का मिलता है। अगर आप तद्भव तत्सम के बारे में हमारा एक छोटा सा 5 मिनट का लेक्चर लिए होंगे, तो आपको जरूर इसके बारे में आसानी से पता चल जाएगा। ये अक्षर होगा। मैंने इसमें कई बार आपको बताया कि जिसमें छ, क्षत्रिय वाला छ, श, इस तरीके के अक्षर होते हैं, तो अनुमानतः वो तत्सम शब्द हो जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक ने लगाया होगा। आगे देखते हैं, भारतेंदु की रचना कौन सी है? तो इसमें अगर सही विकल्प का चयन करना था, तो मित्रों आपको रामायण का समय चयन करना था। लगभग 180-185 ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए, और 185 ग्रंथों में ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। काव्य गद्य सब मिला करके रामायण का समय उनकी एक महत्वपूर्ण रचना थी। ठीक है, मुक्तिबोध की रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साहित्यिक की डायरी। ठीक है, कौन सी है? एक साहित्यिक की डायरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं हम। हमारे पास 27 नंबर प्रश्न है जो इसमें श्रृंखला में है कि उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई। ठीक है, तो मित्रों ये जो कथन है, ये एक और द्रोणाचार्य का है। इसके अलावा प्रश्न में कई सारे कथन दिए हुए थे, तो मैं आपको वही उपलब्ध करा रहा हूं जो हमारे जो परीक्षार्थी थे, जिन्होंने आज की परीक्षा अटेंड की, जिन्होंने हमें यहाँ पे उपलब्ध कराए परीक्षा के प्रश्न, वो हम आपको यहाँ पे जो हो सक रहा है आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो एक और द्रोणाचार्य का कथन था, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई। अगला जो है 28 नंबर प्रश्न, इसमें आपको देखना था कि राजा निर्बंसिया के पात्र, इसमें जगपति और चंदा आपको चुनाव करना था। रोज कहानी के पात्र, पात्रों से जैसा हर बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, वैसे ही इस बार भी कम से कम 5 प्रश्न पात्रों पर आधारित आए थे। इसमें राजा निर्बंसिया है, रोज कहानी के पात्र हैं, तो रोज कहानी में मालती माहेश्वर है ना, ये सारे पात्र आपको विकल्प चुनाव करने थे। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। लगभग 33-34 प्रश्नों पे हमने हम बातचीत करी है। तो अगला है तीसरी कसम, फणीश्वरनाथ रेणु जी की महत्वपूर्ण कहानी है। इसमें पलटू दास और चुन्नी राम के रूप में पात्र हैं, जो मुख्य पात्र तो नहीं लेकिन गौड़ पात्र के रूप में आते हैं। इनके भी वर्णन किया गया है। ईदगाह कहानी की पृष्ठभूमि, तो मित्रों एक बालक, एक बच्चे की कहानी का वर्णन किया गया है, जो आर्थिक विषमता से जूझ रहा है और अपने तर्कों के माध्यम से अपनी परिस्थिति को छुपाने और दबाने का प्रयास भी करता है। ठीक है, एक रास पंचाध्यायी रचना है। ये बहुत प्रिय एनडीए नेट का प्रश्न बनता जा रहा है। कभी कभी ये पूछता है कि रास पंचाध्यायी किसकी रचना है, कभी कभी किस छंद में लिखी गई। तो ये जिस समय मेरा जेआरएफ हुआ था, उस समय भी ये प्रश्न आया हुआ था कि कौन से छंद में इस रचना को लिखा गया है। तो इस तरीके से आपको ये सारे प्रश्न बहुत आसान तरीके से मिलने वाले हैं। बहुत लोग कहते हैं कि एनटीए नेट में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, लेकिन कुछ वर्षों से ऐसा हो रहा है कि प्रश्न बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, और एक ही प्रश्न में कई सारे खंड होते हैं। किसी बार में कोई खंड पूछ लिया गया, किसी बार में कोई खंड पूछ लिया गया, है ना। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सुए, इसमें आपको बताना था झाई का अर्थ। ठीक है,
झाई का अर्थ जो होगा मित्रों वो छाया और परछाई होगा। ये दोनों ही विकल्प दिए हुए थे, जिसने भी ये चुनाव किया है वो बिल्कुल ठीक उसने कार्य किया है। तो अगर आप हिंदी साहित्य के संपूर्ण अध्ययन के बारे में डिटेल्स चाहते हैं तो संपर्क सूत्र सामने लिखा हुआ है। इसके अलावा आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डिटेल्स चाहिए, कोई भी प्रश्न जो आपको थोड़ा सा भी भ्रमित कर रहा हो, तो वहां पे भी आप हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर आपको गुंजाइश लग रही है कि हाँ हमें और बेहतर तैयारी करने की जरूरत है, तो हमारा एक बैच स्टार्ट होने वाला है 3 या 4 अक्टूबर से। जैसा भी है हम आपको ये नोटिफिकेशन कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे, स्टेटस के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। आप हमारा वो बैच ज्वाइन करिए। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी या यूपीएचएससी से जुड़े हुए जो भी बैचेज हैं वो भी हमारे सामने आप सभी को मिल जाएंगे। तो मैं प्रभात मिश्रा आपके साथ उपस्थित हूँ। आपके सामने कॉन्टेक्ट नंबर की डिटेल्स दी